हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है बारीक इंस्टीट्यूट पर। हमने पिछली वीडियो में साइंस और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स का मतलब क्या है। फिजिक्स वर्ड का मतलब क्या है। फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है नेचर। यह बात आपको समझ में आई कि जो फिजिक्स वर्ड है वो ग्रीक भाषा से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मतलब होता है नेचर। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, हम इसमें पढ़ते क्या है एक्चुअली में। फिजिक्स में जितने भी नेचुरल लॉ है, जो नेचर के बेसिक लॉ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टडी है, स्टडी ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ नेचर, है ना। तो फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेचर के बेसिक लॉज के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और ये लोग कैसे काम करते हैं और इनको कैसे दिया गया था, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ फिजिक्स में जब लॉ दिए जाते हैं तो अलग अलग लॉ हम देते हैं, तो अलग अलग लॉ के लिए हम कभी कभी अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टर्म्स हम देख लेते हैं। पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पहली मेरी टर्म्स है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ये क्या होती है। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि अगर हमने कोई भी फिनोमेना हमने देखा और उस फिनोमेना के आधार पर हम अजम्पशंस कर लें। हम ये मान लें कि कुछ जैसे कोई घटना घटित हुई और हमने अजम्पशंस मान ली कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। वो हो सही हो या फिर नहीं हो वो बाद की बात है, हमने सिर्फ इतना मान लिया है कि वो सही है। तो इन्हीं को हम बोलेंगे हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कैसे, जैसे मैंने ये कह दिया कि मेरी गाड़ी है। इस गाड़ी में अगर मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ, मेरी गाड़ी में बैटरी चेंज कर लेता हूँ तो मेरी गाड़ी का माइलेज जो है वो अच्छा रहेगा। तो ये मेरी क्या है, अजम्पशंस है। वो अच्छा हो नहीं हो वो बात की बात है, वो तो जब प्रैक्टिकली हम चेक करेंगे तो पता चलेगा। तो इस प्रकार के जो अजम्पशंस होते हैं हम उनको बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है। हाइपोथेसिस के कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं हमेशा वेजिटेबल खाऊंगा तो मैं हेल्दी रहूंगा। ये क्या मेरी क्या है, हाइपोथेसिस है, ये मेरे अजम्पशंस है। ठीक है। तो इस प्रकार के ऐसे अजम्पशंस जो कि मैं मान लेता हूं लेकिन वो सही है या नहीं है उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है, उसको मैं जब प्रूफ करने की कोशिश करूंगा या फिर एक्सपेरिमेंट जब करूंगा तब वो प्रूफ होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस एक्चुअल में होते क्या है, वो एक्चुअल में अजम्पशंस होते हैं, अजम्पशंस। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं एक्सियोम। एक्सियोम क्या होते हैं। एक्सियोम एक तरीके से सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होते हैं। एक्सियोम्स सेल्फ एविडेंट ट्रुथ होते हैं। कैसे, जैसे मान लो दो चीजें हैं, मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 + 2 बराबर होता है 4 के। ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूं कि हाँ ये सही है, अगर मैं इसमें एक्सियोम लगाऊं कि अगर मैं इसके बराबर के दोनों साइड में अगर मैं कुछ भी ऐड करता हूं, जैसे मान लो इधर मैं 1 ऐड करूंगा, इधर 1 ऐड करूंगा, तो फिर भी ये क्या रहेंगे, दोनों तरफ से बराबर रहेंगे। ये मेरी एक एक्सियोम है। ठीक है। ऐसी चीजें जो सेल्फ में ही ट्रुथ हो, उनको किसी भी एविडेंट की आवश्यकता नहीं हो, उनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं हो, उनको बोलते हैं एक्सियोम्स। फिर बात आती है 3 नंबर पर मॉडल की। मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स ऐसी थ्योरी दी जाती है जो कि ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के आधार पर होती है। मॉडल्स क्या होते हैं कि अगर हमने कोई एक फिनोमेना है उसको हमने ऑब्जर्व किया है और उस ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के आधार पर हम कुछ थ्योरी प्रपोज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मॉडल। मॉडल एक तरीके से क्या होता है, थ्योरी होती है। मॉडल एक तरीके से थ्योरी होती है जो कि किस पे बेस होती है, वो बेस होती है ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के बारे में, जो कि उसको एक्सप्लेन करती है। ऑब्जर्व्ड फिनोमेना जो कि उसको एक्सप्लेन करे उसको बोलेंगे मॉडल। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस एक प्रकार के अजम्पशंस होते हैं
या फिर उनको बोल सकते हैं हम सुपपोजिशन होते हैं, जो कि हम ये मान लेते हैं कि वो ट्रू है, वो सत्य है। एक्सियोम्स एक प्रकार से वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होते हैं, उनको किसी प्रकार का सत्य साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और मॉडल्स एक प्रकार की थ्योरी होती है जो कि एक्सप्लेन करती है ऑब्जर्व्ड फिनोमेना को। ठीक है, अब इसके आधार पर हमारे पास नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक है, हम वो देख लेते हैं। ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स है, हमारे पास स्प्रिंग फोर्स है, फ्रिक्शंस वगैरह हैं, बहुत सारे हमारे पास फोर्स है। लेकिन ये सारे जो फोर्स है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फोर्स हैं। हम कुछ फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे नेचर में हम 4 फंडामेंटल फोर्सेस को मानते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। ठीक है, वैसे फोर्स क्या होता है? देखो, फोर्स हम जनरली एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। ठीक है, वैसे किसी चीज़ को खींचना या फिर धक्का देना, पुल और पुश जो भी होते हैं, या फिर कुछ चीज़ हम महसूस भी कर रहे होते हैं, वो सारे फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो सबने महसूस किया होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऐसे ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है जिनका कुछ न कुछ मास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके मास के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स उनके बीच में लगता है, हम उनको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है म्यूचुअल अट्रैक्शन। वो भी किन की वजह से? वो भी दो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से, और उन दो मास की वजह से एक दूसरे पर लगाया गया जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट का द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा। अगर हम कंपैरिजन कर लें सन और अर्थ की, तो सन का जो मास है वो अर्थ से कई गुना ज़्यादा है, तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा है, और अर्थ का सन की तुलना में कम है। इसी प्रकार हम मून की बात कर लें, तो मून का जो मास है वो अर्थ से कम है, तो इसीलिए इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो अर्थ की तुलना में मून का कम होगा। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ, वो कैसे दिया जाता है? वो दिया जाता है जी। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये m1 एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे ऑब्जेक्ट का मास अपॉन उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएंगे, ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर है, उसमें हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज होती है वो इन्फिनाइट होती है। इसकी रेंज इन्फिनाइट होती है, और वैसे देखें तो ये फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे कमज़ोर फोर्स है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर्स में से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी आ सकते हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है। ऐसे मत कर देना कि वीकेस्ट फोर्स है नेचर का, नहीं, आप ऐसे बोलो कि वीकेस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर्स में से। ठीक है, फंडामेंटल फोर्स में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अगला हमारा जो फोर्स है वो हमारा है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। देखो, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो और मैग्नेट। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है वो चार्ज्ड पार्टिकल के बीच में लगता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में लगता है। हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्रकार के भी हो सकते हैं और नेगेटिव प्रकार के भी हो सकते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो रिपल्सिव प्रकार के भी हो सकता है और अट्रैक्शन प्रकार का भी हो सकता है, अट्रैक्टिव प्रकार का भी हो सकता है। जैसे हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो लाइक चार्जेस के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, रिपल्सन। ठीक है, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन होगा।
एक दूसरे को अट्रैक्टिव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो चार्ज की जो नेचर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होने की है। देखो वैसे न्यूट्रल भी होता है, तो न्यूट्रल किसी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें देखो वो डिपेंड करता है मास के ऊपर। हमें पता है नेचर के अंदर जो मास होता है उसकी जो नेचर है वो एक ही प्रकार का है, उसमें लाइक या फिर अनलाइक या पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव मास हमारे पास है नेगेटिव मास हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एक ही प्रकार का मास है। तो यहाँ पर जो इसकी जो नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो हमेशा अट्रैक्शन का होता है, हमेशा अट्रैक्शन इसका नेचर होता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम अगले फोर्स की बात करते हैं। अगला हमारा जो फोर्स है तीसरा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना वो एटम के न्यूक्लियस के बीच में लगता है, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। वहां पर इसकी जरूरत कैसे पड़ी है ना, पहले हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक एटम है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि जो बाहरी कक्षा होती है जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगाता है, और बीच में यहाँ पर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। हम ये जानते हैं कि प्रोटॉन का जो नेचर है वो पॉजिटिव टाइप का है और न्यूट्रॉन का न्यूट्रल टाइप का है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत सारे अगर एक जगह रहेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से लाइक चार्जेस के अंदर वो रिपल्सिव होने चाहिए, लाइक चार्जेस में वो रिपल्सिव होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये टूट नहीं रहा। एटम हमें पता है कि स्टेबल होता है, ये टूट नहीं रहा। तो ये इसको टूटने के पीछे क्या कारण है? तो वैज्ञानिकों ने प्रपोज किया कि जो चार्जेस बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, मतलब जो 10⁻⁻15 मीटर्स की रेंज में होते हैं, उनके बीच में अन्य एक फोर्स काम करता है जिसको हमने नाम दिया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव प्रकार का होता है, अट्रैक्टिव प्रकार का होता है। हम बाद में ये भी पढ़ेंगे कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो जाता है, वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है, तो इसको हम बाद में कवर करेंगे। तो अभी इतना समझ लो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव प्रकार का होता है, 10⁻⁻15 मीटर्स की रेंज होती है। ठीक है, और ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। कहीं भी सवाल आ जाए कि नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो उसका जवाब होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर लगता है। एक बात और, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, इसको चार्ज से कोई मतलब नहीं है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। चाहे पॉजिटिव नेगेटिव के पास आए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव के पास आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर आएंगे 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होंगे तो उनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा और उनमें एक अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स लगता है और वो एक दूसरे से बन जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम कर लेता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी तो जो रेंज होती है वो 10⁻⁻15 मीटर की होती है, जो कि एक जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसकी जो उसका व्यास होता है उसके बराबर है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और एक बात और, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है, ये ईएम फोर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। अगले फोर्स की हम बात करते हैं जिसका नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये कहां पर आता है? देखो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उस टाइम पे ये वीक न्यूक्लियर फोर्स हमें अपीयर होता है। जैसे एक एग्जांपल है बीटा डीके। बीटा डीके के अलावा कुछ सब जो एटॉमिक पार्टिकल है, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास हैं।
तो कभी कभी उनके बीच में भी वीक न्यूक्लियर फोर्स को देखने को मिलता है। जो हम जनरली देखते हैं वो हम देखते हैं बीटा डिके के बीच में। बीटा डिके जब होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, हम इसको पॉजिट्रॉन भी इसमें निकलता है, वो बीटा डिके में जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। लेकिन अभी जनरली इतना समझ लो कि बीटा डिके के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक म्यूऑन जब उसमें निकलता है तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻16 मीटर। इसकी रेंज 10⁻16 मीटर की होती है। तो चारों फोर्स हमने देख लिए कि ये किस प्रकार के इनका नेचर है, ये कितने स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम इनको थोड़ा सा एक समझ लेते हैं ब्रीफ में कि इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे दी जाती है, इनकी रेंज क्या है, एक बार हम ब्रीफ में और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखूंगा चारों फोर्सेस को। तो पहले नंबर पे लिखूंगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नेम है जो मेरा फोर्स है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेंज। ठीक है, और रेंज के बाद में ये कहाँ पर काम आते हैं, मतलब इनका जो ऑपरेशन है ये कहाँ पर ऑपरेट होते हैं, ये मैं यहाँ लिखूंगा। तो पहले मैं लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, तो इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 1 की। ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻15 मीटर की। और ऑपरेट कहाँ होते हैं, ये हेवी एलिमेंट जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं उनके बीच में और कुछ न्यूक्लियॉन्स के बीच में होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बीच में होते हैं। फिर आता है ईएम फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है इन्फिनाइट। ठीक है, और ये किन के बीच में लगता है चार्ज पार्टिकल के बीच में। अगला हमारा फोर्स है वो हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻13। इसकी जो रेंज होती है वो होती है 10⁻16 मीटर। और ये किन के बीच में लगता है, ये कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल और जो बीटा डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन और म्यूऑन के बीच में लगता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है वो होती है 10⁻13 मीटर। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है इन्फिनाइट। और ये लगभग यूनिवर्स में सब जगह पर ये लगता है। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में कंजर्वेशंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में अब हम बात करते हैं फिजिक्स में कुछ कंजर्वेशंस लॉ कैसे काम करते हैं। ठीक है, देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो एक जगह पर कंजर्व्ड है ना। मान लो ये हमारे पास कुछ आइसोलेटेड हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा पास आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है, जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं, तो उनके लिए जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके मान अगर बदले नहीं, उनके मान अगर चेंज नहीं हो उस प्रोसेस के दौरान, तो उनको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो नेचर में कुछ कंजर्वेशन हमारे पास हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं नेचर में कितने कंजर्वेशन के नियम हैं। तो हम फंडामेंटली हम 6 कंजर्वेशन के लॉ हम देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। इनिशियली कितने हैं, पहला देखो कंजर्वेशन लॉ हम फंडामेंटली 6 पढ़ते हैं। 6 कौन से हैं पहले वो देख लो। देखो पहला है मास या एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। हम दोनों को साथ में क्यों लिखा है पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारे पास है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तीसरा हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फोर्थ हमारे पास है बेरियन
नंबर कंजर्वेशन, 5 नंबर पास है हमारे पास है लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन, और छठा हमारे पास है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन आप आमतौर के ऊपर जो केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती है उनमें आप देखते हो चार्ज कंजर्व करते हो दोनों साइड में। मास और एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे क्या मतलब है, जब कोई भी रिएक्शंस जब होती है, मान लो कुछ एक रिएक्शन बनी, मान लो ए और बी को मैंने मिला के C+D बनाया, ठीक है। मान लो इसके ऊपर कुछ चार्ज था, इसके ऊपर कुछ चार्ज था, तो इन दोनों का जो चार्ज मिला के यहाँ पर भी इन दोनों के ऊपर भी होना चाहिए, इन दोनों का ऊपर का चार्ज बराबर इन दोनों का चार्ज होना चाहिए। इसी प्रकार इस साइड में जो भी हमारे पास मास है वो यहाँ भी होना चाहिए, तो इन दोनों में जो एनर्जी थी वो यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के जब मान लो अगर कोई दो पार्टिकल्स होते आपस में टकराते, तो टकराने के बाद में इनका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए था, इनके लीनियर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए था। इसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए था। अगर यह रिएक्शन एटॉमिक लेवल पे होती है, न्यूक्लियर लेवल पे होती, तो उस हिसाब से इनमें बेरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर भी यहाँ पर कंजर्व्ड रहने चाहिए थे। ये जो है ना, ये हमारे पास न्यूक्लियर स्टेज पे काम आती है, दो जो कंजर्वेशन लो है, ठीक है। हमने यहाँ पर मास और एनर्जी को दोनों को एक साथ लिखा है, क्यों लिखा है? देखो एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, नाम तो सबने सुना ही होगा, आइंस्टाइन। इन्होंने ये कहा था कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो मास है वो एक प्रकार से एनर्जी का ही दूसरा फॉर्म है। इन्होंने अपनी जो फेमस इक्वेशन है वो दी थी E बराबर mc²। यहाँ पर E एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, m मास को, और C स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एनर्जी एक तरीके से मास के बराबर है। यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, अगर मैं कुछ मास दिया गया हो तो हम इसको तुल्य एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कंजर्वेशन के नियम और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। कुछ अदर हमारे पास कंजर्वेशन के नियम है, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर स्टेज के ऊपर पेरिटी कंजर्वेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्पिन कंजर्वेशन भी होना चाहिए। ये जो टर्म्स है वो आपको हम आगे पढ़ा देंगे कि ये क्या होती है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेंजनेश कंजर्वेशन भी होना चाहिए, और एक हाइपर चार्ज कंजर्वेशन भी होना चाहिए, हाइपर चार्ज कंजर्वेशन भी होना चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास कितने हो गए, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास कुछ 10 प्रकार के हमें कुछ कंजर्वेशन है, उनको हम ध्यान में रखते हैं। वैसे तो कंजर्वेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो मेनली हमारे पास जितने कंजर्वेशन है वो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो देखो हम बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। देखो ऐसा फोर्स जो कि केवल इनिशियल और फाइनल पाथ के ऊपर डिपेंड करे, फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे, वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करे, तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मेरी ये इनिशियल पोजीशन है और ये मेरी एक फाइनल पोजीशन है। अगर कोई पार्टिकल सीधा भी जा सकता है और कुछ ऐसे घूम घुमा के भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर कोई फोर्स, केवल यहाँ पर जो फोर्स है और यहाँ पर जो फोर्स है, अगर उनके मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। एक्चुअल में कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है उनकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या हो, ये कंजर्व है या नहीं, ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ है और ये यहाँ से फ्री फॉल करता है, यहाँ से फ्री फॉल करेगा, तो फ्री फॉल करेगा तो सीधा ऐसे भी आ सकता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये रेस्ट पे था, रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0, और जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी का मान सबसे हाईएस्ट होगा, है ना। जब ये यहाँ से फ्री फॉल करना स्टार्ट करेगा
है ना। तब क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के मान में कमी आना स्टार्ट होगा और काइनेटिक एनर्जी के मान में इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, बढ़ोतरी होना स्टार्ट होगा। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मान और ज़्यादा कम हो जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी का मान और ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर दोनों जो एनर्जीज है उनका मान कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंजर्व्ड है, ऐसा नहीं होता तो कंजर्व्ड नहीं होता। अगर फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस, उसको अगर हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स फ्री फॉल के अंडर कंजर्व्ड फोर्स है। लेकिन यदि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को यहाँ पर एग्जिस्टेंस में मान लेते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर इस मैकेनिकल एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस होगा और उस लॉस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्व्ड नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या होता है। अब एक बात और, जब भी दो पार्टिकल्स टकराते हैं, अगर उनका जो सिस्टम है अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहते हैं।